एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों और समृद्धि का त्यौहार है और इसी खुशी और इसी समृद्धि को दो गुना करने के लिए हम हर साल एक खास सीरीज लेकर आते हैं। इस सीरीज में हम देश के तमाम बड़े रिसर्च हाउसेस, तमाम बड़े ब्रोकर्स को बुलाते हैं और उनके टॉप बॉसेस से ये पूछते हैं कि हमारे दर्शक ऐसा क्या करें, बाजार में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि उनके पोर्टफोलियो में पूरे साल रोशनी बरकरार रहे। ऐसे कौन से शेयर चुनें जिन शेयरों से उनके पोर्टफोलियो के समृद्धि का सफर सुहाना बना रहे। और आज इसी कड़ी में, इस खास पेशकश में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मार्केट के दो जाने माने एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैं श्रीकांत चौहान, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं कोटक सिक्योरिटीज के, और साथ में हैं संजीव होता, जो वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च हैं शेर खान बाई बीएनपी पारिबा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और आप दोनों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम और हमारे दर्शकों की तरफ से। श्रीकांत सर, मैं पहला सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि पिछली बार जब हमने दिवाली पर बात की थी और दिवाली पिक्स शो के दौरान बात की थी, आपने बड़ा क्लियर मार्केट पे व्यू दिया था कि मार्केट जाने वाला है ऊपर, भले ही थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मार्केट में अच्छा रिटर्न इस साल बनेगा। क्या इस बार के दिवाली संवत को आप उसी तरह से देखते हैं या कुछ व्यू बदला है इस बार? सबसे पहले धन्यवाद और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको ये पर्व हेल्दी वेल्दी और साथ ही साथ काफ़ी सारे नए सरप्राइजेस लेके आए। ये मेरी तरफ से और हमारे कोटक ग्रुप की तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को है। आपका आपका भी जो पूरा एनडीटीवी का जो पूरा ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और आपके लिए भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं। अच्छा, अगर मार्केट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने इस साल हमने काफ़ी मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखे, यानी 30-35% रिटर्न्स अगर आप मुहूर्त टू मुहूर्त देखें तो उतने रिटर्न्स आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन यस काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस मार्केट्स में जो लिक्विडिटी फोर्स था वो काफ़ी था और जितने भी इवेंट्स मार्केट में बने वो इवेंट्स के जो क्लोजर से, यानी कि इवेंट के बाद का जो मार्केट का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो ऑलवेज पॉजिटिव रहा और इसी वजह से हमने ऑलवेज मार्केट में नई ऊंचाई की तरफ मार्केट को जाते हुए देखा। हमें लगता है इस बार मार्केट में वापस से हम 30-35% रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि मॉडरेट रिटर्न हमें इस बार मिल सकते हैं। देखिए, वैसे अगर कैगर निफ्टी का देखा जाए तो दैट इज अराउंड 15%, तो 15% के आसपास या 15% से थोड़ा कम भी शायद आ सकता है रिटर्न। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये हमें शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर नहीं होना है। हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जो भी करेक्शन मिल रहा है उस करेक्शन का हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसका फायदा लें। हमें लगता है कि इस बार की जो अनसर्टेनिटी बनी है वो कुछ महीनों तक और कायम हो सकती है और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब मार्केट में करेक्शन भी आता है। हमें लगता है कि अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो एक करेक्शन है और ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंडेड हो भी सकता है, लेकिन ये करेक्शन हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए और उन दर्शकों के लिए है जो यहाँ से लंबी अवधि के रिटर्न्स कमाने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो हमें लगता है कि जो भी मार्केट में करेक्शन है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट में जो आपका व्यू, जो नजरिया आपको रखना है वो यहाँ से कम 2 से 3 साल का रखिए, तो आपके जो रिटर्न्स बनेंगे वो काफी उत्साहजनक रहेंगे। बिल्कुल। तो करेक्शन बाजार में खरीदारी का मौका होता है, एंट्री का मौका होता है उन दर्शकों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें मौका पिछली रैली में नहीं मिल पाया। ये श्रीकांत सर का कहना है और बहुत सटीक व्यू है इस पर, जिस पे दर्शकों को अमल भी करना चाहिए। संजीव सर, पिछली दिवाली पर आपसे बात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन दिवाली से दिवाली तक का जो रिटर्न रहा बड़ा शानदार रहा। इस बार का 26,000 के पार गया निफ्टी इस दौरान। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें तो बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। इस बार क्या एक्सपेक्ट करें सर मार्केट में? जी, आपको और आपकी टीम को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। देखिए, जो मार्केट का हमारा जो नजरिया था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, हमने क्लियरली ये स्टांस लिया था कि लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाएं और स्मॉल माइक्रो कैप और कुछ मिड कैप पॉकेट में वहां पे एक्सपोजर कम करें। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट में करेक्शन आएगा और मोर सो ऑन द स्मॉल एंड माइक्रो कैप, और वो अभी शुरू हुआ है। अगर देखिए कि तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में यू कैन गो मच डीपर, बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। हमने देखा है लास्ट अगर 20 सालों में भी ले लें
स्मॉल कैप और मिड कैप एक साइकिल में चलता है। 2017-18 में देखें, उसके बाद कितना बड़ा करेक्शन आया था। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि हम लोग फैग एंड में पहुंच चुके हैं स्मॉल और मिड कैप में, तो यहाँ से एक बहुत डीप करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे श्रीकांत जी ने बोला कि बहुत ही मॉडरेट अर्निंग और जो रिटर्न की ये हमको रखना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है। बट जो पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं इतना बोलना चाहूंगा कि स्मॉल और माइक्रो कैप से एक्सपोजर घटाएं, और लार्ज कैप में अभी भी बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और वहां पे जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत फेवरेबल है, तो लार्ज कैप पे एक्सपोजर बढ़े। बिल्कुल। श्रीकांत सर, एक कंसर्न जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला वो एफपीआईज के फ्लो आउटफ्लो का दिखा इनफैक्ट। तो वो जो आउटफ्लो है थोड़ा ज़्यादा रहा इस दौरान, पिछले अगर एक महीने के डेटा को हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा आउटफ्लो रहा। क्या ये चीन की रिकवरी का इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट कितना गहरा इंडियन मार्केट पर पड़ सकता है अगर हम अगले 3-4 महीने या पूरे एक साल की बात करें तो? बिल्कुल। तो देखिए, दो धार की जो तलवार हम बोलते हैं उस टाइप का एक हमें सिचुएशन अभी फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले ये हुआ है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट की जो दरें कट होने वाली थी और हमें लगता था कि थोड़ा एग्रेसिवली यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स की दरों को कम करेगा, अब वो नहीं हो रहा है। जो 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड थे, अब वो 25 बेसिस पॉइंट तक आ चुका है, और शायद अगले साल वो रेट कट भी ना करे, क्योंकि जो उनके इकोनॉमी से रिलेटेड नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा हमने देखा है कि जब यूएस के जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड होते हैं और वो काफ़ी अगर स्ट्रॉन्ग यानी कि हायर लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तब क्या होता है ना कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आने वाला होता है, वो इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस बने थे कि शायद बॉन्ड यील्ड और नीचे आएगा, और इसकी वजह से जो एक व्यू बना था कि शायद इन्वेस्टमेंट्स और आएँगे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वो इनफैक्ट आना बंद हो गया, और इनफैक्ट उसके अपोज़िट लिक्विडेशन की शुरुआत हुई है। तो एक वो इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा वैसे यस, चाइना में भी आने वाले दिनों में जब वहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज के लिए जो एक मीटिंग होगी, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज के लिए, उसमें अगर बड़े पैकेजेस अगर अनाउंस होते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर हमें लगता है कि आउटफ्लो और बढ़ेगा। लेकिन अभी तक जैसे इकोनॉमी का ओवरऑल वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, हमें लगता है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े पैकेज की रिक्वायरमेंट है, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो एफआईआईज़ हैं, उनका यही कहना है, और उनका वही शायद मुझे लगता है नज़रिया है कि काफ़ी बड़े पैकेजेस अनाउंस हो सकते हैं, और इसी वजह से वो हो सके उतना जल्दी जहाँ पे भी परफॉर्मेंस है, यानी कि जो भी इमर्जिंग मार्केट्स है और जहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से 80-85,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ ने की है। ईटीएफ ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हर एक ईटीएफ में काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है, और इसी वजह से हमें लगता है कि यस, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स दर और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, और जो चाइना के फिस्कल डेफिसिट है, उसको जो सपोर्ट करने की शायद आने वाले दिनों में एक अनाउंसमेंट आ सकते हैं, उसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। बिल्कुल। संजीव सर, अगर दर्शक जो है वो देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे कि पिक्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन दर्शकों को ये बताना चाहता हूं मैं कि अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ा हम पहले बाजार को समझेंगे, क्योंकि बाजार समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो कई पिक्स तो आप खुद निकाल पाएंगे। इसलिए संजीव सर, आपसे एक सवाल कि इस साल के लिए जो सेक्टर्स जो लीड करेंगे मार्केट को, जो मार्केट की रैली को, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी मार्केट चढ़ने वाला, अगर 15% भी जा रहा है, तो उसको लीड करने वाले सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से? जी, देखिए सेक्टर मोर और लेस सेम रहेंगे, जो पिछले साल और पिछले उससे आने वाले पिछले साल भी लीड किए थे। डोमेस्टिक सिक्लिकल तो अभी भी स्ट्रांग ही है, लेकिन मुझे लगता है जो सरप्राइजिंग सेक्टर हो सकता है वो है पहला एक बैंक्स, जो कि मैसिव अंडर परफॉर्मेंस किया है लास्ट 3 सालों में, और उसके बाद आईटी और स्पेशलिटी केमिकल। मुझे लग रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल में जो 1.5 साल का डाउन साइकिल रहता है वो फैग एंड में है, ऑलरेडी अर्निंग बॉटम आउट हो चुके हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, और आईटी में भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 सालों में वहां पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और वहां पे बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। बाकी जितने भी डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर हैं वो तो अच्छे कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है वैल्यूएशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप में मुझे अभी भी बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगता है। तो सेक्टर वही रहेंगे, बस हमको स्टॉक थोड़ा सिलेक्टिव चुनना पड़ेगा। बिल्कुल।
स्टॉक्स पे इसकी तरफ जाएं उसके पहले श्रीकांत सर एक व्यू मैं आपका क्विकली लेना चाहता हूं, क्योंकि नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो नए जो ज़माने की कंपनियां हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, या जो नए सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं मार्केट में, उसको ट्रैक करना चाहते हैं। तो जब आपने अपने करियर की शुरुआत की होगी, आपने कई सारे सेक्टर्स को ट्रैक किया होगा जो आज काफ़ी बड़े बन गए, कंपनियां कई जो है आज काफ़ी बड़ी हो गई। तो इस वक्त जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनको क्या आप किसी नए सेक्टर को ट्रैक करने की सलाह देंगे जिसकी तरफ उनको नज़र रखनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए, यहाँ पे जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनके बेसिस पे जो नई कंपनियों का कुछ लिस्टिंग हुआ है, अ, वहाँ पे हमें लगता है कि नज़र रखना ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो नए इन्वेस्टर जो मार्केट में आ रहे हैं, देखिए उनके लिए ये सब बिज़नेस को डिटेल में यानी बारीकाई से समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो आपके एडवाइज़र्स हैं, आपके ब्रोकर्स हैं, आप उनके टच में रहिए, उनके कनेक्शन में रहिए और उनके साथ उनके पास जो भी आइडियाज़ रहेंगे, उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये क्विक कॉमर्स का जो बिज़नेस है, या तो कुछ एक ऐसी कंपनीज़ है जो अभी-अभी फिलहाल में लिस्टिंग हुई है और उनका बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पैन इंडिया में उनका ओवरऑल प्रेज़ेंस है। मुझे लगता है ये ऐसे कंपनीज़ में आप बिल्कुल इन्वेस्ट करके चलें, क्योंकि अ, इस मार्केट में देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी सारी लिक्विडिटी इस मार्केट में अभी भी है और आने वाले कुछ महीनों तक, सालों तक ये लिक्विडिटी बनी रहेगी। जो एसआईपी का ट्रेंड है वो बना रहेगा और जो फंड मैनेजर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में करेक्शन होगा, वो उस पर्टिकुलर करेक्शन में उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको लगता है कि रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार जो परफॉर्मेंस रहेगा वापस म्यूचुअल फंड्स या पकड़ लीजिए कि जितने भी ईटीएफ्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आ सकता है, क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्शन है उसका बास्केट बढ़ते जा रहा है, उसका दायरा बढ़ते जा रहा है और लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो यस, आप थोड़ा-सा न्यू यानी कि क्विक कॉमर्स बिज़नेस पे फ़ोकस करें, कुछ मिड साइज़ कंपनीज़ के भी ऊपर फ़ोकस करें जिनका मार्केट शेयर इज़ वेरी हाई। बिल्कुल। श्रीकांत सर, अब मुझे लगता है कि दर्शकों का जो पेशेंस है वो ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए, और पहले दो पिक्स आपकी तरफ से क्या होंगे जो अगले दिवाली तक के लिए दर्शकों के पोर्टफोलियो को रोशन करें? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे अभी हमारे कलीग ने कहा कि बैंक स्टॉक्स के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, तो बिल्कुल हमें भी लगता है कि इन लेवल्स पे अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस हैं। ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे कई सारे स्टॉक्स रिच वैल्यूएशंस, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में बिल्कुल अभी भी यहाँ से फंडामेंटली डिसेंट अपसाइड बाकी है। हमें लगता है एक्सिस बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से भी लॉन्ग करने की राय रखेंगे। हमारे दिवाली पिक्स में ये शामिल है और हमें लगता है कि इस बार के जो उसके नंबर्स थे, वो काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइन्स पे थे। उसका जो एग्ज़ीक्यूशन था, वो कई महीने तक काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। अगर आप इसके नेट प्रॉफ़िट को देखें तो ये 18% से बढ़ा है और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट को देखें तो वो भी 25% से बढ़ा है। साथ ही साथ अगर आप इसके फंडामेंटल यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो इट इज़ एट 2.2 टाइम्स, जिसे अगर हम एचडीएफसी बैंक या जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ कंसीडर करें तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में है। यानी कि एचडीएफसी बैंक के कंपैरिज़न में 20% डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है और अगर आप एचडीएफसी बैंक के कंपैरिज़न में देखें तो हमें लगता है कि सॉरी आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिज़न में देखें तो हमें लगता है कि स्टॉक 33% डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी कि काफ़ी रीज़नेबली वैल्यूड है। करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल आप इसमें और इन्वेस्टमेंट्स करके चलें। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। देखिए, ये फंडामेंटल टारगेट है और हमें लगता है कि फंडामेंटली इन लेवल्स पे जो हमने वैल्यूएशंस किया है, हमें लगता है कि जितना स्टॉक में करेक्शन आएगा, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा होते जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई स्टॉक को कवर करना चाहूँगा, तो वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो हमें लगता है कि आने वाले 12 से 18 महीने में ये जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, उनका जो प्रदर्शन रहेगा, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसका रीज़न यही है कि अ, ब अगर हम राइजिंग पर कैपिटा इनकम देखें, तो वो लगातार बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट का जो फ़ोकस है, वो भी हाउसिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हमें लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अभी भी हमें लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग होता है, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फ़ोकस और बढ़ेगा। राय राय पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है,
तो इसी वजह से हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस ये काफी करंट लेवल से अट्रैक्टिव स्टॉक है। इसे हम लॉन्ग करने यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की राय रखते हैं। हमें लगता है कि इसमें जो फंडामेंटल फेयर वैल्यू टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 550 के। अभी चल रहा है कुछ 420-25 के करीब, लेकिन हमें लगता है कि 550 तक के लेवल से आने वाले 12 महीने में यानी आने वाले 1 साल में दिखा सकता है, जो काफी डिसेंट अपसाइड है। और अगर यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बनेगा। साथ ही साथ अगर आप इसके एयूएम को देखें तो इसका एयूएम ये लगभग 21,000 करोड़ के करीब है। और आने वाले 3 सालों में यानी कि 24, 25 और 26 में अगर इस अर्निंग्स को देखें तो हमें लगता है कि इसका जो ओवरऑल एयूएम का जो डिलीवरी रहेगा वो भी नियरली 21% के करीब हो सकता है। तो हमें लगता है काफी अट्रैक्टिव एक ऐसा सेगमेंट है ये, और इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों को 2 पिक्स मिल चुकी हैं दीपावली के लिए, अगली दिवाली तक के शानदार इन्वेस्टमेंट की 2 जो सुझाव हैं, 2 शेयर हैं वो मिल चुके हैं। संजीव सर ने भी बहुत तगड़ी रिसर्च की है, पूरी रिपोर्ट निकाली है और उससे वो चुनकर शेयर लेकर आए हैं। संजीव सर, पहले 2 शेयर आपकी तरफ से कौन से हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, स्टॉक डिस्कस करने से पहले थीम के बारे में बता दूं। इस बार दिवाली का इस बार जो थीम हमने लिया है वो है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन, और जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अच्छा लगता है तो उसकी तर्ज में हमने सब स्टॉक को चुना है। तो जो पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि दिवाली के लिए बाय करना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, वो है एल एन टी एक स्ट्रक्चरल प्ले है और एक प्रॉक्सी है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का। ये स्टॉक लास्ट 1.5 साल में देखे तो मैसिव अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, और ब्रॉडर मार्केट को तो और ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इसका अगर टेक्सचर देखें, वो ऑर्डर बुक देखें, वो स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 2.1 टाइम्स एटीएम रेवेन्यू से 2 टाइम ज्यादा ऑर्डर बुक है। और इसके जो मार्जिन है वहां पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है और आगे जाके इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डोमेस्टिकली जो इलेक्शन हुआ था फर्स्ट हाफ में, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर का भी नंबर थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है। लेकिन H2 से नंबर इसके बहुत स्ट्रांगली रिवाइव होंगे और आने वाले 2 सालों में एग्जीक्यूशन पिकअप होंगे और उसकी वजह से इसका रीरेटिंग हो सकता है। और अभी देखिए वैल्यूएशन की में तो 24 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY27, इसका जो ENC कोर बिजनेस है। और बाकी सब इसके जो होल्डिंग कंपनीज हैं, वो LTI Mindtree हो, L&T टेक्नोलॉजी और बाकी सब कंपनी, उनको अगर जोड़ लें तो अभी वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल स्तर पे है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4550। जो सेकंड स्टॉक है वो है फाइनेंशियल स्पेस से बजाज फिनसर्व। इसके अगर देखें जो बिजनेसेस हैं, वो इंश्योरेंस बिजनेस की पहले बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हालांकि यहाँ पे रेगुलेटरी थोड़े हर्डल्स हैं, लेकिन वहां पे भी मुझे लग रहा है ये सब ट्रांजिएंट इशू है और नियर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इन सब बिजनेस को बजाज फाइनेंस में इसका होल्डिंग है। और जो न्यू बिजनेस है वो जितने भी बजाज सिक्योरिटीज ले लें, बजाज फिनसर्व AMC ले लें, बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर ले लें, ये हालांकि अभी बहुत छोटे हैं लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़े बन सकते हैं ये कंपनीज के लिए। और वैल्यूएशन की बात करें, यहाँ पे भी हमने SOTP यूज किया है, तो हमको लगता है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एम्पल है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो बजाज फिनसर्व पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 2350। बिल्कुल। श्रीकांत सर, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि दर्शकों को सारी पिक्स भी पहुंचानी है। तो अगले जो 2-3 पिक्स हैं आपकी तरफ से, वो कौन है, वो जरा दर्शकों तक पहुंचाएं। तो देखिए तीसरा जो पिक हमें अच्छा लग रहा है वो है जोमैटो इंडिया। और यहाँ पे देखिए 3-4 हमारा मिनट्स। जो एक ओवरऑल व्यू बना है वो यही है कि क्विक कॉमर्स बिजनेस में आने वाले 12 से 18 महीने में एक और भी अच्छा प्रदर्शन दिखाई देगा। और इसमें जो कंपनीज है जहाँ पे अभी प्रॉफिट आने की शुरुआत हो चुकी है, और जो कैश बर्निंग का जो एक ट्रेंड था वो अभी काफी हद तक कम हो चुका है। मुझे लगता है उन कंपनीज के ऊपर फोकस करें, और इसी वजह से हमें लगता है कि जोमैटो को हम करंट लेवल से इन्वेस्ट करने की राय रख रहे हैं। तकरीबन 255-257 के करीब है। इनफैक्ट आज तो ओपनिंग में ये और भी नीचे था, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक 310 से लेकर 315 के फेयर वैल्यू तक आने वाले 12 महीने में शायद पहुंच सकता है। इसके अगर आप नंबर्स देखें तो वो काफी शानदार है। लेकिन साथ ही साथ जैसे हमें पता है कि जोमैटो इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विस प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स customers, restaurant partners, and delivery partners. Also, it offers what?
include dining services, loyalty programs, quick commerce business through Blinkit जो काफी अच्छा कर रहा है, और इस बार के इनफैक्ट नंबर्स में अगर आप देखें तो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन ब्लिंकिट से भी आया हुआ है। इसके साथ-साथ अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर इसकी ओवरऑल बिज़नेस को अगर टैली करें, तो हमें लगता है कि ज़ोमैटो का जो ग्रॉस मर्चेंडाइज़ वैल्यू है, दैट इज़ उसका जो शेयर है दैट इज़ अराउंड 52% एज़ कंपेयर टू 48% ऑफ स्विगी। और साथ ही साथ अगर आप इसके ओवरऑल प्रेज़ेंस को देखें, जियोपॉलिटिकल प्रेज़ेंस को या तो जियोग्राफिकल प्रेज़ेंस को अगर आप देखें, तो हमें लगता है कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रेज़ेंस है वो 750 सिटीज़ में है, और almost 600 and 650 660 सिटीज में स्विगी का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसका प्रेजेंस काफी हाई है। साथ ही साथ अगर आप इसके ओवरऑल रेवेन्यू को देखें और जो उसके ओवरऑल गाइडेंस को देखें, तो हमें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो 44% के साथ हमें आने वाले दिनों में रेवेन्यू को ग्रो करते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि FY24 से लेकर 27 यानी कि ये 2-3 साल का जो सफर है, उसमें अगर आप उसके रेवेन्यू को देखें, अगर वो 44% से बढ़ने वाला है, तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो जी। तीसरा पिक है हमारा ज़ोमैटो, उसके बाद चौथा अच्छा लग रहा है वो है FIEM, ये ऑटो इंसुलिन में से है। हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट को कैटर कर रही है, लेकिन अपने ओवरऑल प्रेजेंस को अभी फोर व्हीलर यानी कि पैसेंजर कार में भी लेके जा रही है। स्पेसिफिकली ये जो कंपनी है वो राइजिंग, मैं कहूँगा कि जो पहले क्या करती थी कि ये कंपनी कंपनी ऑटोज़ के ऑटोज़ को हैलोजन लाइट्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी वो एलईडी लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसका बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो करंट लेवल से इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये कंपनी का नाम है FIEM, FIEM इंडस्ट्री ऑटो एंसिलरी कंपनी है। करंट लेवल से इसमें इन्वेस्ट करके चलें, और हमें लगता है बिल्कुल कि इसके जो टारगेट्स है वो 2150 के रहेंगे। बिल्कुल। संजीव सर, आपके पास आएंगे क्विकली। दो पिक्स जो आपके बचे हुए हैं वो बताइए। समय की कमी है हमारे पास, लेकिन दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है ये सारी चीजें। तो दो पिक्स आपके जो क्विकली बताइए सर, टारगेट के साथ प्लीज। जी, तो थर्ड पिक है वो है एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड, और यहाँ पे टारगेट प्राइस रहेगा 450 का। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ओन्ड IFL ब्रांड है। और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, सबसे बड़ी जो चेंज हो रही है कंपनी में वो है डीलिवरेजिंग। डेट रीपेमेंट हो चुका है, 800 करोड़ का ग्रॉस रीपेमेंट हो चुका है जो कि IPO प्रोसीड से हुए हैं। तो उसकी वजह से इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 50% लो हो जाएगा FY25 में। कंपनी नए ब्रांड लॉन्च कर रही है और प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और नए फ्लेवर्ड स्पिरिट भी ला रही है जो कि यंगर पॉपुलेशन को अपील करेगा। और वैल्यूएशन की बात करें तो अब ये स्टीप डिस्काउंट में चल रहा है। सेक्टर लीडर की बात करें तो रेडिको हो या यूनाइटेड स्पिरिट हो, तो उसकी वजह से ये स्टॉक पसंद है एलाइड ब्लेंडर। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 450। तो उसके बाद मुझे स्टॉक अच्छा लगता है वो है कैप्लिन पॉइंट फ्रॉम द फार्मा स्पेस। ये कंपनी में जो चेंजेस हुआ है, ये कंपनी पहले मेक्सिको, कोलंबिया, चिली ये सब मार्केट को फोकस करती थी, लेकिन अभी ये यूएस में एंटर किए हैं और यूएस FDA अप्रूव्ड 40 ड्रग इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ा कैपेक्स कंपनी कर रही है 600-650-700 करोड़ का, वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आने वाले सालों में। और वैल्यूएशन की बात करें यहाँ पे तो 23 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY26 पे, तो एप्पल रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 2400 कैप्लिन पॉइंट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्रीकांत सर आपका और संजीव सर आपका। आप दोनों ने चार पिक्स बहुत शानदार बताई दीपावली के लिए, और शो की टाइमिंग काफ़ी कम है हमारे पास, इसलिए हम इसे रैप अप कर रहे हैं। आप दोनों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।